हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे हम अमेंडमेंट्स का ही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे हमारी अमेंडमेंट बुकलेट से। ये अमेंडमेंट बुकलेट आपको फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिल जाएगी और मेरी वेबसाइट www.icleague.com पे मिल जाएगी बेटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो मैं एक बेसिकली बता दूं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में वैसे पूरा डिस्कस किया है, यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगी। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लासेस जो भी स्टूडेंट्स बेटा चेक कर रहे हैं, यस मई 2021 की अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, सारा कुछ डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट ये सेम वेबसाइट www.icleague.com। और अगर आपको कुछ डाउट है तो ये ऑफिस का नंबर है बेटा, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा हमारा हुआ। अब इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले बेटा टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट में जो अमेंडमेंट है, एक ही अमेंडमेंट है, एक नया बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है बेटा, ई इनवॉइसिंग का, आपने सुना ही होगा। तो ई इनवॉइसिंग का जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो हम समझेंगे क्या है एंड ऑल दैट, जो भी उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है वो सब हम देखते हैं। सो E-invoicing statutory provision. Section 48 stipulates that e-invoice shall be prepared by notified class of registered person by uploading such particulars as contained in GST INV01 on the common portal and obtain an IRN. क्या सबको बनाना है ई-इनवॉइस? नहीं भाई नहीं, कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ क्या है यहाँ पे पर्सन है, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, एग्रीगेट टर्नओवर की बेसिस पे रहेगा बेटा, आगे देखेंगे। तो क्या इनवॉइस सबको बनाना है? नहीं, नोटिफाइड, जिन्हें नोटिफाई किया जाएगा इनवॉइस बनाने के लिए, सिर्फ उन्हीं को इनवॉइस बनाना है। क्या करेंगे? वो अपलोड करेंगे पर्टिकुलर्स, कौन से फॉर्म में? जीएसटी INV 01 में कॉमन पोर्टल पे, और उनको एक IRN मिलेगा। ठीक है, आई इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा। However, Commissioner may, on recommendation of the Council by notification, exempt a person or class of person from issuance of e-invoice under rule for a specified period. बेटा यहाँ पे exemption भी है, जहाँ बात आई कि इनवॉइस बनाना है तो कुछ लोगों को एग्जेम्पशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ, गवर्नमेंट के पास यहाँ पे क्या है बेटा, कमिश्नर के पास पावर है कि वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किनको? देखेंगे एग्जेम्पशन भी किसको दिया हुआ है। Every invoice issued by above person in any manner other than the manner specified in 48(4) shall not be treated as an invoice. इसके अलावा आप कैसे भी बनाओ उसे इनवॉइस ही नहीं मानेंगे। इसके अलावा आप कुछ भी बनाओ उसे क्या इनवॉइस नहीं माना जाएगा। Where e-invoice is applicable, there is no need of issuing invoice copy in triplicate and duplicate. हमने देखा था बेटा, जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है ट्रिप्लीकेट में इनवॉइस इशू करने की इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डुप्लीकेट में इन केस ऑफ सर्विस, उसकी जरूरत नहीं है। जहां पे ई इनवॉइस है वहां पे ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट में इनवॉइस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसके जो जो यहाँ आपको प्रोविजंस दिए, इसके अलावा अगर किसी और तरीके से आपने इनवॉइस बनाई तो उसे इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा, उसे वैलिड इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। Presently, invoice, credit note, debit note, when issued by notified person to registered person, that is B to B, business to business beta, registered person to registered person, for example, or for the purpose of export are covered under e-invoice. तो e-invoice में बेटा सिर्फ इनवॉइस नहीं, इनवॉइस भी है, डेबिट नोट भी है, क्रेडिट नोट भी है। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, मतलब कि B2B में है, तो और या तो फिर एक्सपोर्ट के लिए, तो वो सब कुछ इनवॉइस में आता है। इनवॉइस भी, डेबिट नोट भी, क्रेडिट नोट भी। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन हुए। अब समझते हैं डिटेल में वन बाय वन चीजें। क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड टू मैंडेटरी इशू ई इनवॉइस, मैंने आपको पहले ही बताया, क्या सब ई इनवॉइस बनाएंगे? नहीं, जिन्हें अभी नोटिफाई किया गया है वो। बेटा ई इनवॉइस के प्रोविजन में गवर्नमेंट बड़े आराम से आ रही है, गवर्नमेंट फेज्ड मैनर में एक एक चीजें इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन व्यू ऑफ सेट पावर्स देखते हैं। अभी सबसे पहले उन्होंने किसको बोला है कि मैंडेटरी आपको ई इनवॉइस देनी है? A registered person except specified class of person, एक्सेप्शन आगे दिए हैं जैसा मैंने बताया। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in any preceding financial year from 1718 onwards exceeds 500 crores has been notified as class of person who shall prepare e-invoice in respect of B2B supply or for export। तो किससे बोला? क्या सारे रजिस्टर्ड पर्सन को बोला? नहीं, वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है किसी भी साल में, 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में, किसी भी साल में बेटा,
किसी भी साल में जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर, किसी भी एक साल में भी अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसे ई इनवॉइस के अंदर लेके आए। किसे? रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स exceed 500 crores has been notified as a class of person who shall prepare e-invoice in respect of किस चीज के लिए? B2B सप्लाई के लिए, एक्सपोर्ट। वापस से, जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 से आगे, 17-18 से आगे, 17-18 इंक्लूडिंग आई मीन सारे सालों में 500 करोड़ से ज्यादा है, इन सारों में से कोई भी सालों में अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसने ई इनवॉइस बनाया। एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसने क्या बनाना है बेटा? उसने ई इनवॉइस बनाना है। किस चीज के लिए? B2B सप्लाई के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए। B2B सप्लाई के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। 10 प्रेजेंटली सच नोटिफाइड पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड अलाउड टू रिपोर्ट B2C इनवॉइसेस। उनको B2C इनवॉइसेस का यहाँ पे इनवॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाउएवर दे विल बी ब्रॉट अंडर ई इनवॉइस इन नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में उनको लेकर के आएंगे। मैंने आपको बताया एक साथ गवर्नमेंट ने सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फेज्ड मैनर में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लेके आ रहे हैं। Further, e-invoicing is also not applicable to invoices issued by ISD, input service distributors। बेटा जो यहाँ पे invoices issue करते हैं उनको, उनके केस में भी बेटा वो अपने जो यूनिट्स के लिए यहाँ पे invoice issue करते हैं उन्हें भी कोई e-invoice में नहीं लेके आया गया है। If the invoice is not issued by a notified person in respect of supply made by him, the tax on which is payable and reverse charge e-invoicing is applicable। समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चीज बात हो रही है। रिवर्स चार्ज के केस में बेटा, सो अगर इनवॉइस कौन इश्यू कर रहा है? इफ द इनवॉइस इज इश्यूड बाय नोटिफाइड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम जिसका टैक्स रिवर्स चार्ज में पेएबल हो रहा है, क्या ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लगेंगे? हाँ जी लगेंगे। देखते हैं क्या बात है ये। अ टैक्स पेयर से अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट, हमने देखा है जैसे कि एडवोकेट की सर्विसेज बेटा रिवर्स चार्ज में कौन? बिजनेस एंटिटी रिसिपिएंट यहाँ पे टैक्स पे करता है। सो a taxpayer, say a firm of advocate having an aggregate turnover in a financial year more than 500 crores। एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट है बेटा 500 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने सर एग्रीगेट टर्नओवर है उनका किसी भी साल में, ठीक है। इज सप्लाइंग सर्विसेज टू अ कंपनी हु विल बी डिस्चार्जिंग टैक्स लायबिलिटी एज रिसिपिएंट अंडर आरसीएम। बट अब एडवोकेट के केस में तो आपको पता है टैक्स कौन पे करना है? रिसिपिएंट पे करना है। Such invoice have to be reported by taxpayer since it is a notified person to IRP। बट यहाँ पे बेटा ई इनवॉइस कौन? टैक्स तो रिसिपिएंट पे करेगा, ई इनवॉइस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नोटिफाइड पर्सन। कौन? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। तो यहाँ पे नोटिफाइड पर्सन कौन है बेटा? टैक्स पेयर इज अ नोटिफाइड पर्सन। टैक्स पेयर नोटिफाइड पर्सन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे क्या करेगा? ई इनवॉइस इशू करेगा। On the other hand, where a specified category of supplier received by notified person, यहाँ जब specified category को receive कर रहा है notified person, reverse case, from unregistered person attracting RCM under 9(4) or through import of service, import भी बेटा RCM में होता है। E-invoice does not arise is not applicable, E-invoice is also not applicable for import of goods। तो बेटा यहाँ पे जब एज अ रिसिपिएंट अगर कोई इंसान यहाँ वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर रिसीव बाय नोटिफाइड पर्सन है जिसका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, वो रिसीव कर रहा है सप्लाई जिसपे टैक्स लायबिलिटी आरसीएम में देनी है या इंपोर्ट की आरसीएम में जा रही है या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो उस केस में बेटा ई इनवॉइस नहीं लगेगा। ई इनवॉइस किसको लग रहा है यहाँ? नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड कौन है? जिसका 500 करोड़ से ज्यादा का एग्रीगेट टर्नओवर है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे अगर वही नोटिफाइड पर्सन के पास कोई सप्लाई आई है जिसमें टैक्स लायबिलिटी आरसीएम पे करनी या उसने इंपोर्ट करी सर्विसेज, तो उस केस में बेटा ई इनवॉइस के प्रोविजन नहीं लगते हैं। ई इनवॉइस के प्रोविजन नहीं, ठीक है। E-invoice is also not applicable in case of import of goods। ठीक है। नेक्स्ट बेटा एडवांटेजेस हैं बेटा। अब जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे एडवांटेजेस आपको अभी दिखेंगे, बहुत सारे एडवांटेजेस ये ई इनवॉइसिंग सिस्टम के एडवांटेजेस हैं। जैसे जैसे आपका पूरा ई इनवॉइस इंप्लीमेंट होगा ये सारे एडवांटेजेस और दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न एंड ऑटो जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। भाई साहब आपने ई इनवॉइस बना ली, उससे ऑटोमेटिकली बेटा जीएसटी के रिटर्न बनने लगेंगे, ई वे बिल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेंगे। एक बार आपको ई इनवॉइस का डेटा डालना है, वही सिमिलर डेटा आपका यूज हो जाएगा। सो under e-invoicing, business has to report B2B invoice data only once in e-invoice form, and the same is reported in multi-form forms, that is GSTR1, e-way bill. E-way bill can be auto-generated using e-invoice data.
GSTR1 can also be auto-populated with e-invoice data. It will become part of business process of the taxpayer. बहुत easy है बेटा, एक बार बस इनवॉइस बनानी है, उसके बाद में एक बार उसने ई इनवॉइस बना दिया, डेटा डाल दिया, उसके बाद में उसने कोई काम नहीं है, अपने आप GSTR1 बनेगा, अपने आप ई वे बिल का यहाँ पे क्या होगा, ई वे बिल ऑटो जनरेट होगा। तो बिजनेस वालों के लिए, बहुत बिजनेस करने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बेटा। Substantial reduction in transcription error, as the same data will get reported to tax department as well as to the buyer. Same data किसके पास जाएगा बेटा, टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी जाएगा, बायर के पास भी। To prepare his inward supplies register, on the receipt of information through the GST system, buyer can do reconciliation with the purchase order. बेटा वो सप्लायर जो डेटा जाएगा डालेगा, वही डेटा क्या होगा, बायर के पास चल जाएगा, वो अपना इन्वर्ट का परचेज रजिस्टर, इन्वर्ट सप्लाईज वगैरह वो उसी से प्रिपेयर कर सकता है। तो ऑब्वियसली एरर्स बहुत ज्यादा रिड्यूस होंगे। ही कैन डू द रिको ऑल्सो। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी, बेटा ये आपकी वैसे देखा जाए तो एडवांटेजेस वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल फाइनल में आने के चांसेस बहुत कम है, हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं। Leading to reduction of disputes among transacting parties, improve payment cycle, reduction of processing costs, thereby greatly improving overall business efficiency. Obviously बेटा यहाँ पे disputes कम होंगे तो obviously यहाँ पे transacting parties के बीच में payment cycles improve होंगे, यहाँ पे processing cost कम लगेगी और overall business की यहाँ पे efficiency बढ़ेगी। System level matching of ITC and output tax, ये बहुत important चीज है। Since a complete trail of B2B invoice is available with the department, it will enable system level matching of ITC and output, thereby reducing tax evasion, जो कि बहुत ज्यादा हद तक की दिक्कतें आती है टैक्स एवेजन की लॉ में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट के पास सबका डेटा है, यहाँ पे सारे लोगों की इनवॉइसेस से डेटा है, तो उनके पास में वो क्या है, सारा कुछ इनपुट का आउटपुट का डेटा है, तो वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत अच्छे से सिस्टम लेवल मैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई इनवॉइस विल एलिमिनेट फेक इनवॉइस, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं इंडिया में। क्लेमिंग फिक्टिशियस आईटीसी बाय रेजिंग फेक इनवॉइस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज करेंटली फेस्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज, कि भाई फेक इनवॉइस इशू कर करके लोग यहाँ पे बोगस आईटीसी जो लेते हैं, फिक्टिशियस आईटीसी जो लेते हैं, तो यहाँ पे बेटा ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगी। द ई इनवॉइस सिस्टम विल हेल्प टू कर्ब द एक्शन ऑफ the taxpayers and reduce the number of fraud cases, as the taxpayer authorities will always have access to the real time data. तो ये सारे बेटा एडवांटेजेस हैं। एग्जाम के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, आपके ई इनवॉइस सिस्टम से GSTR1 ई वे बिल ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे होने लगेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एरर रिड्यूस होंगे, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ेगा, इंटरऑपरेटेबिलिटी बढ़ेगी, सिस्टम लेवल मैचिंग हो जाएगा आईटीसी का, आउटपुट टैक्स का, और ई इनवॉइस क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा कि फेक इनवॉइस को। ठीक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, exemption from e-invoicing. Following entities are exempt from mandatory requirement of e-invoicing. देखते हैं किस किस को यहाँ पे exemption दिया गया mandatory requirement of e-invoicing से। भाई किसको requirement था, जिसका aggregate turnover की कितनी बात हुई थी भाई, 500 करोड़ की बात हुई थी। 500 करोड़ कब से, 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। अब इन एंटिटीज का इवन इफ 500 करोड़ से ज्यादा है तो भी इन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है। ठीक है, कौन है, एसईजेड यूनिट्स, इंश्योरर कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी, कोई जरूरत ही नहीं है इनको इनवॉइसिंग करके। एसईजेड यूनिट्स, देन इंश्योरर कंपनी, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी, देन जीटीए जो है आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू, क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम करते हैं बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, जीटीए को भी यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, भाई यहाँ पे ऊपर गुड्स लेके जाते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट का काम देते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वालों को यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी क्या बेटा यहाँ पे नहीं क्या करना है, यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया हुआ है। पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, ये जो हम लोग यहाँ पे मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, तो ये सारी जगहों को, आपके जो थिएटर्स हो गए, पीवीआर एंड ऑल दैट, इनको भी एग्जेम्पशन दिया गया है। ठीक है, अब एक बार ये बात समझना, एसईजेड यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। The above mentioned entities are not required to issue e-invoices even if their turnover exceeds 500 crore in any preceding years from 17-18 onwards. किसी भी साल में इनका 500 करोड़ से भी ज्यादा है तो भी एग्जेम्पशन है। ठीक है, बाकी सबको तो वैसे भी है, 500 करोड़ से ज्यादा वाले लोगों को नोटिफाई किया था तो उसमें भी इन लोगों को बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है इनवॉइसिंग की। It is important to note that only SEZ unit and not SEZ developers are exempt. बेटा यहाँ वर्ड क्या यूज किया गया है, एग्जाम में बिल्कुल याद रखना, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। SEZ यूनिट को एग्जेम्पशन किया, SEZ डेवलपर को नहीं।
एसईजेड यूनिट को एग्जाम्पशन है, एसईजेड डेवलपर को नहीं. So it is important to note here that only SEZ unit and not SEZ developer are exempt from issuing e-invoice. Thus, SEZ developer whose turnover exceeds 500 crore in any preceding year from 17-18 are mandatorily required to issue e-invoice. So SEZ developers जिनका 500 करोड़ से ज्यादा है उनको तो mandatory requirement है. Further, in case of supply made by notified person to SEZ unit, e-invoice need to be issued. क्या बात हुई? Further, in case of supply made by notified person ने SEZ unit को जब यहाँ पे सप्लाई की है तो उस केस में तो ऑब्वियसली जो नोटिफाइड पर्सन है, मेरा 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, मैं SEZ यूनिट को सप्लाई कर रही हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा. ये तो SEZ यूनिट के लिए एग्जाम्पशन. ठीक है, तो किस किस को एग्जाम्पशन है एक बार और देखेंगे. एग्जाम्पशन इज इंपॉर्टेंट अगेन एज आई हैव टोल्ड यू. SEZ यूनिट्स, नॉट डेवलपर्स, insurer, banking company, financial institute including NBFC beta. Third, GTA supplying services of transportation of goods by road in a goods carriage. Fourth, supplier of passenger transport services, and then the this multiplex screens and all. ठीक है, तो ये 5 लोगों को exemption दिया गया है and SEZ developer को नहीं दिया गया है. और अगर notified person अगर SEZ unit को supply करता है बेटा तो भी कोई exemption नहीं. एग्जाम्पल देखेंगे. महाराजा प्राइवेट लिमिटेड हैज अ SEZ यूनिट एंड अ रेगुलर DTA यूनिट, बोथ हैविंग सेम पैन. द एग्रीगेट टोटल टर्नओवर ऑफ महाराजा प्राइवेट लिमिटेड इज मोर देन 500 करोड़ कंसिडरिंग बोथ द GSTNs. हाउएवर द DTA यूनिट इज बिलो 100 करोड़ फॉर 1920. तो अब इस केस में क्या होगा भाई, 2 यूनिट है उसकी, एक SEZ यूनिट है, एक DTA यूनिट है, उसका दोनों का मिला के तो एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है सेम पैन पे, बट उसके DTA यूनिट का 100 करोड़ ही है. तो क्या होगा? In this scenario, SEZ unit is exempt from e-invoicing. However, e-invoicing will be applicable to DTA unit because aggregate turnover of the legal entity. हम legal entity का देखते बेटा. Aggregate turnover is PAN based. हमने registration के चैप्टर में, composition के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था. Aggregate turnover हमारा PAN based होता है. So the aggregate turnover of legal entity is greater than 500 crores. The eligibility is based on aggregate annual turnover on the common PAN. तो आपकी जो यहाँ पे डोमेस्टिक यूनिट है बेटा उसको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लगेंगे. ठीक है, तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा एग्जेम्पशन वाला. और यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, ये 2 चीजें आपको इसमें याद रखनी है. अब आगे आते हैं. हाउ इज ई इनवॉइस जनरेटेड? सो द टैक्स पेयर प्रिपेयर्स एंड जनरेट हिज इनवॉइस यूजिंग हिज ओन ERP अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम और मैनुअल सिस्टम. सबसे पहले तो वो अपनी जैसी इनवॉइस बनाता है अपने सिस्टम से, वो चीज एक बना लेगा वो. The invoice must conform to the e-invoice schema that is standard notified format. बेटा मतलब उसका यहाँ पे जो fields हैं schema में, यहाँ पे जो आपकी e-invoicing की fields हैं वो सारी उसमें होनी चाहिए. So it must conform to e-invoice schema जो standard format दिया है उससे वो conform होना चाहिए. And must have mandatory parameters. The details of this invoice are uploaded reported by taxpayer to the invoice registration portal. This way taxpayer registers his supply on IRP. So यहाँ पे क्या हुआ, the details of this invoice are uploaded reported by taxpayer to the invoice का एक registration portal है बेटा. हम देखेंगे बहुत सारे registration portals हैं, तो उन registration portal में क्या करना है, उसको upload करना है या report करना है invoices. वो वहाँ पे सारी invoices बता देगा कि भाई ये invoice मेरी ये सारी invoices हैं. On uploading, IRP returns the invoice with a unique invoice reference number. तो जैसे उसने अपने invoice के details upload किए, जैसे बेटा वहां पे आप समझ लो एक एक्सेल शीट है, वहां पे आपको आपके इनवॉइस के सारे डिटेल्स अपलोड करें. तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या आपकी 10 इनवॉइसेस आपने डिटेल्स अपलोड कर दिए, तो वो क्या करेगा, वो वहां से आपको सबके लिए एक इनवॉइस रेफरेंस देगा. हर एक इनवॉइस के लिए एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आएगा आपको. सो ऑन अपलोडिंग द IRP, द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वहां पे वो डालेगा, तो वहां से क्या आएगा, द इनवॉइस e-invoice with a unique invoice reference number after digitally signing the e-invoice and adding a QR code. तो एक IRN नंबर आएगा बेटा उसके साथ, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, और एक QR कोड आएगा उसके साथ में. देन द सप्लायर शेयर्स द e-invoice विद द रिसीवर अलोंग विद द QR कोड. फिर मैं क्या करूंगी, वो जो e-invoice है अलोंग विद द QR कोड मैं मेरे किसको दे दूंगी बेटा, यहाँ पे रिसीवर के साथ मैं शेयर कर दूंगी. सो यहाँ पे सिंपल है बेटा, कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या है, आपने आपके सिस्टम से अपना ई-इनवॉइस बना दी, फिर वो जो ई-इनवॉइस है वो ऑब्वियसली उससे कंफर्म करना चाहिए जो ई-इनवॉइस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्कीमा है,
उससे कंफर्म करना चाहिए और जितने उसमें फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स आपके पास होने चाहिए। फिर वो सारे डिटेल्स आप क्या करोगे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपने अपलोड कर दिया। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जैसे ही अपलोड किया तो वो आपको वो वापस करेगा अलॉन्ग विद द क्यूआर कोड, उसको डिजिटली साइन करेगा और उसमें एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा। इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया, डिजिटली साइन किया, क्यूआर कोड किया और आपको दे दिया। और वो इनवॉइस क्या करोगे, फिर आप बेटा आप उसके अपने रिसीवर के साथ में वो शेयर कर दो। ठीक है। How e-invoice data is consumed by GST system for generation of e-waybill or populating relevant part of the GST returns. So बेटा ये सब हम सब कंसेप्ट समझ रहे हैं। एग्जाम के हिसाब से जो रिलेवेंट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी देखा है, एग्जेम्पशंस और जो वहां पे हमारा क्लास ऑफ पर्सन हुआ नोटिफाइड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So IRP sends the e-invoice data along with IRN to the GST system as well as to the e-waybill. जैसे कि मैंने बताया आपने e-invoice में जो डेटा डाला वो क्या होगा बेटा, GST सिस्टम के पास जाएगा और e-waybill के पास में भी जाएगा। The GST system will auto populate them into GSTR1 of the supplier and 2A of the respective receiver. तो GST सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ऑटो पॉपुलेट करेगा GSTR1 में आपके और रिसिपिएंट के 2A में। With source marked as e-invoice, IRN and IRN date will also be shown in the GSTR1 और 2A में भी dates भी दिखेगी। The e-invoice schema includes parameters, example transport ID, vehicle number that are required for creating and generating e-waybill. तो इसमें e-invoice schema में बेटा ये सारे फॉर्मेट भी है, this parameters भी हैं। These can be entered if available with the seller at the time of generation of e-invoice so that e-waybill can be created using this data without any further requirement of data entry by the user. तो अगर उसके पास में उस टाइम पे जब वो इनवॉइस क्रिएट कर रहा है उसी टाइम पे अगर ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल आईडी वगैरह है तो वो उसी टाइम एंटर कर दे ताकि बाद में वापस से और कुछ डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़े। The e-invoice reporting software already allows reporting of e-invoice and generation of e-waybill with the same data. तो जो डेटा आप एंटर करोगे बेटा सिंपल है ई इनवॉइस के लिए, वो यूज किया जाएगा ई-वे बिल के लिए भी और वो यूज किया जाएगा किसके लिए, GSTR1 को भी जनरेट करने के लिए। ठीक है। Cancellation amendment of reported invoice. Where needed, the seller can cancel IRN for an invoice already uploaded. So, by reporting it on IRN within the specified time, amendment of invoice already uploaded on IRP, invoice registration portal, that is, will be done only on GST portal. Amendment of e-invoice is not possible through IRP. बेटा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अमेंडमेंट नहीं होता है, वो अमेंडमेंट आप जीएसटी के पोर्टल में ही कर सकते हो। और अगर आपको कभी कैंसिलेशन की जरूरत पड़ती है तो सेलर कैंसिल कर सकता है बेटा IRN फॉर एन इनवॉइस ऑलरेडी अपलोड रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग इट ऑन IRP। जो भी स्पेसिफाइड टाइम रहेगा उसके अंदर अगर उसने कर दिया तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पे वो कैंसिल कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स है वो हम एक बार समझेंगे। ई इनवॉइस स्कीमा, the uniform standard format containing specified fields applicable for all business across the country is known as e-invoice schema. It is notified as GST INV1 form and for e-invoice schema mandates what particulars shall be reported in electronic format to IRP. बेटा हुआ क्या, देखो बहुत सारे बिजनेस है, अगर गवर्नमेंट ऐसे फैसिलिटी देता है कि आप अपनी इनवॉइस अपलोड करो, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, हर एक के पास सॉफ्टवेयर अलग अलग और इंटीग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो गवर्नमेंट ने वहां पे एक यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट रख दिया है, आप अपनी इनवॉइस बनाओ अपने सिस्टम से, वो डेटा वहां पे एंटर कर दो उसी फॉर्मेट में। उसी फॉर्मेट में एग्जांपल एज एन एक्सेल शीट आई हैव टोल्ड यू, आप सब कुछ अपलोड कर दो, वो आपको वापस IRN नंबर दे देंगे, क्यूआर कोड दे देंगे, डिजिटली साइन करके दे देंगे। ठीक है, फिर आपको वो रिसीवर के साथ शेयर करना है। तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसे क्या बोलते हैं बेटा, ई इनवॉइस स्कीमा बोलते हैं। IRP जो मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन की, बेटा ये 10 पोर्टल उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं। IRP is the website for uploading reporting of invoice by notified person. जो यहाँ पे uploading reporting of invoice by notified person के लिए एक IRP है बेटा। Following IRP has been notified for the purpose of preparation of e-invoice, e-invoice1.gst.gov.in, e-invoice2 www.e-invoice2.gst.gov.in till 10। इतने हैं बेटा, 10 हैं यहाँ पे। अब 10 के 10 जो है बेटा अभी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किए, शुरू नहीं किए, फेज मैनर में एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इंप्लीमेंट करेंगे वो। IRN जैसे मैंने बताया इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इट इज अ यूनिक रेफरेंस नंबर हैश जनरेटेड एंड रिटर्न बाय IRP ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ ई-इनवॉइस। आपने अपने इनवॉइस स्कीमा में डेटा डाला तो वहां से जो आता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको मिलता है, एक हैश नंबर जनरेट होगा जो कि यहाँ आपको मिलेगा। एंड क्यूआर कोड जैसे कि आपने देखा होगा पेमेंट के लिए जैसे स्कैन कोड्स वगैरह होते हैं। So all B2C invoice issued by a registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards exceed 500 crores are proposed to have QR code। जैसे कि मैंने बताया proposed to have मतलब कि भाई जब फ्यूचर में अभी फेज मैनर में आ रहा है तो फिर उसके बाद में सभी में B2C में भी क्या रहेगा बेटा,
QR कोड रहेगा। तो इट इज प्रपोज कि सब में ही QR कोड रहेगा। तो जो QR कोड, ये तो क्या था बेटा, रेफरेंस, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यूज किए थे उसकी बात थी। बाकी ई इनवॉइस में क्या चीजें पढ़ी हमने, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी। किसको प्रिपेयर करना है, क्या सबको ई इनवॉइस प्रिपेयर करना, नहीं। नोटिफाइड पर्सन कौन है भाई साहब, नोटिफाइड जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है इन एनी ऑफ द ईयर 17 18 ऑनवर्ड्स के बाद 500 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको B2B के लिए एंड एक्सपोर्ट्स के लिए ई इनवॉइस करनी है। अब यहाँ पे आरसीएम के केस में क्या करना है, जो नोटिफाइड पर्सन है उसी को बनाना है बेटा ई इनवॉइस। ई इनवॉइस और नोटिफाइड पर्सन अगर रिसिपिएंट है तो कोई जरूरत नहीं है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कोई जरूरत नहीं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पशन में क्या देखी, किस किस को ई इनवॉइस नहीं बनानी, एसईजेड यूनिट नो, डेवलपर यस, देन इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनपीएफसी, उन्हें भी जरूरत नहीं है। जीटीए को जरूरत नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मूवी थिएटर्स वगैरह है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में, उन्हें भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास दो यूनिट है, अगर डीटीए में एसईजेड में आपको एग्रीगेट टर्नओवर सबका मिला के देखना है, और एसईजेड यूनिट को रिक्वायरमेंट नहीं है। डीटीए यूनिट्स का अगर एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेसिस पे ज्यादा हो रहा है तो यस उन्हें जरूरत है। इनवॉइस जनरेट कैसे करोगे, आप आपके जैसे इनवॉइस बनाते हो अपनी बना लो, उसके बाद ई इनवॉइस स्कीमा में आप जो है वो आपका डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, सारा कुछ अपलोड कर दोगे पोर्टल में, आईआरएन में, आईआरपी में, और आईआरपी आपको क्या करेगा बेटा, आपको एक आईआरएन नंबर देगा, 1 सेकेंड आपको क्या करके देगा, क्यूआर कोड देगा, और डिजिटली साइन करके आपको वापस से इनवॉइस देगा। जो इनवॉइस है ये GSTR1 के लिए भी यूज होगी, ऑटो पॉपुलेट होगा, एंड ई वे बिल सिस्टम के लिए भी यूज होगी। क्या कैंसिलेशन और अमेंडमेंट पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा। और आईआरटी के क्या है बेटा, 10 पोर्टल्स हैं जैसे कि हमने देखा, और एक एक करके फेस्ड मैनर में यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है बेटा ई इनवॉइस का, बट यहाँ पे कुछ दिक्कत ना आ जाए इसलिए गवर्नमेंट 1 बाय 1 यहाँ पे फेस्ड मैनर में लेके आ रही है। और इस चैप्टर में बेटा यही एक सिंगल अमेंडमेंट है। ठीक है, सो बेटा फॉर द दिस चैप्टर एंड द अमेंडमेंट वीडियो हम यहाँ पे हमारा इस टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का डिस्कशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर नाउ।